हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 35 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम अपना आज शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर विच इज योर ओवरव्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो ये वाली वीडियो फिर से लेट हो गई है आने में क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से अब वो सॉर्ट आउट हो गई, तो मैं अभी फटाफट से दोनों आज की और कल की वीडियो शूट कर दूंगी। So without wasting much of our time, let's get started. हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हमने जो अपने प्रीवियस जो हमारा रीडिंग थी वो थी हमारी ओवरव्यू ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें कि जो पोर्टफोलियो था वो हमारा इक्विटी का मेजर पोर्शन था। अब हम बात करें अगर हमारा पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है, मतलब फिक्स्ड इनकम यानी कि बॉन्ड्स का जो पोर्टफोलियो है वो वाला, उसमें हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको कैसे हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, उसमें क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सब हम देखेंगे। ठीक है, ये सारे हैं हमारे इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। इन्वेस्टर जो है वो बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है। ठीक है, और उनको एक कैपिटल भी, उनको एक वो चाहिए होती है कि उनको डिटरमाइन डेट, उनके पास पता हो कि उनका पैसा कब रिटर्न होगा। एक ये इसका रीजन है इन्वेस्टर्स का फिक्स्ड इनकम लेने का। और जो पब्लिक, दो तरह के होते हैं। ठीक है, वैसे जैसे इक्विटी में होता है, फिक्स्ड इनकम में भी सेम दो तरीके के होते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज और नॉन पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज। जो पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज होती है वो होती है हमारी कमर्शियल, जो पेपर हो गए, नोट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीजें होती है, और वो ओटीसी ओवर द काउंटर के थ्रू ट्रेड होती है। और जो नॉन पब्लिकली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स है वो लोन्स हो गए, आपके प्राइवेट प्लेसमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या करते हैं जो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं डिफरेंट इशुअर्स, मैच्योरिटी, ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, और ज्यूरिसडिक्शन जैसे एक होता है हमारा सॉवरेन बॉन्ड, फिर उससे होएगा सब सॉवरेन बॉन्ड, किसी स्टेट का अगर कोई बॉन्ड है वो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजर्स, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उसको इशुअर्स, मैच्योरिटीज और ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से एक जो आईपीएस निकलता है, जो क्लाइंट का आईपीएस होता है उसके हिसाब से वो उसको मीट करके पूरा उसको बनाते हैं पोर्टफोलियो को। सेकंड है हमारा कि रोल्स क्या क्या है फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो, मतलब रोल क्या है एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे कि हमने इक्विटीज में देखा था डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स, रेगुलर उसमें डिविडेंड मिल रहे थे, इसमें क्या मिल रहा है हमें, कूपन्स मिल रहे हैं, और इसमें इन्फ्लेशन हेजिंग पोटेंशियल। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो जो जब भी हम इक्विटी और बॉन्ड को कंबाइन करते हैं ना, तो उसमें एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है। बट इसमें ये बोल रहे हैं अगर मार्केट में जब भी स्ट्रेस होता है ना, तो हमेशा क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, फ्लाइट टू क्वालिटी जाता है, मतलब अच्छे जो सेफ हेवन एसेट्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इन सब चीजों में जाते हैं जहां पे उनको श्योरिटी हो कि उनके पैसे वापस आ जाएंगे, जो उनका कैपिटल है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, कोई क्रेडिट रिस्क, कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा ऐसे ऐसे फ्लाइट टू क्वालिटी की तरफ जाएंगे, अच्छे एसेट्स की तरफ जाएंगे। और इसमें ये भी बोल रहे हैं कि जो कोरिलेशन है वो फिक्स्ड इनकम इंडेक्सेस और आर लार्जली ड्रिवन बाय इंटरेस्ट रेट कंपोनेंट एंड बाय ज्योग्राफी। ठीक है, और इसमें बोल रहे हैं कि जो इनका इक्विटी और बॉन्ड का नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब अगर इक्विटीज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड्स हमारे डिक्रीज होते हैं। ठीक है, मतलब इनका ऑपोजिट, अगर ये डिक्रीज होगी इक्विटीज तो बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे। तो इसकी वजह से नेगेटिव कोरिलेशंस की वजह से इनको हम अगर कंबाइन करते तो हमें एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है। बट इसका जो कोरिलेशन है वो समय समय पर वेरी करता है। जैसे कि अगर मैंने बताया कि जैसे मार्केट में कोई भी स्ट्रेस आएगा तो ये इनकी कोरिलेशन चेंज हो जाएगी, और ये हो भी सकता है कि पॉजिटिवली कोरिलेट हो जाए। फिर इसकी बात करें जो क्रेडिट कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट स्प्रेड विल लाइकली रिजल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन। जैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज हो गई, वो एग्जिबिट करती है लो कोरिलेशन विद बिलो, जो हमारे एक तो होते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स और एक होते हैं हमारे हाई यील्ड बॉन्ड्स, इनमें भी नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो हम इनका भी आपस में एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन भी जो होती है ना वो चेंज होती रहती है और सिग्निफिकेंटली राइज होती है ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस बिकॉज क्रेडिट क्वालिटी डिक्लाइंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स इंक्रीजेस। बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर कैश फ्लो क्या होता है, हमें क्या मिलते हैं, कूपन्स मिलते हैं। तो इसमें हमारा ये एक फायदा है जिसकी वजह से हम आगे पढ़ेंगे एलडीआई जो होते हैं ना, लायबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टिंग, इसको हमारा इसमें जो इस वाला बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर कैश फ्लो में, ये इस वाली इन्वेस्टिंग में, एलडीआई इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अब हमारा थर्ड है हमारा इन्फ्लेशन हेजिंग पोटेंशियल। इसमें बोल रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन हेजिंग पोटेंशियल, जैसे उसमें सिक्योरिटीज कुछ कुछ ऑयल बेस्ड, कॉमोडिटी बेस्ड अगर लेते हैं हम कोई भी इक्विटीज तो हमें फायदा होता है। वैसे ही इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम बॉन्ड्स जो है हमारे वो हम इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो इन्फ्लेशन से लिंक होते हैं, मतलब जो इनका रिटर्न होता है ना वो एक ऐसे इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस
से लिंक हो रखा होता है, जिसकी वजह से हमें और एडजस्ट करके हमें प्रिंसिपल फॉर इन्फ्लेशन मिलता है, हमें मतलब रियल रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स की वजह से ये एक इन्फ्लेशन हेजिंग पोटेंशियल भी हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रेट कूपन्स हो गए, जैसे कि फ्लोटिंग रेट कूपन्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे कूपन्स भी चेंज होते जाएंगे, तो इसकी वजह से ये भी हमारा एक इन्फ्लेशन हेजिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। इसमें हम बोल रहे हैं कि रियल रिटर्न प्लस एडिशनल कंपोनेंट इज डायरेक्टली टाइड टू इन्फ्लेशन रेट। इसमें बोल रहे हैं कि जो रियल रिटर्न की मिलती है प्लस एक एडिशनल कंपोनेंट, मान लो कि वो हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन जो लिंक इन्फ्लेशन है नॉमिनल इन्फ्लेशन, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कूपन का इंटरेस्ट रेट्स हो जाता है, तो वो क्या है लिंक टू इन्फ्लेशन। और वो लोअर रिटर्न वॉलेटिलिटी हमें एग्जिबिट करते हैं बिकॉज वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स टिपिकली डिपेंड्स ऑन वॉलेटिलिटी ऑफ रियल रादर देन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी पूरा अपना रियल इंटरेस्ट जो हमारा कूपन्स है वो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट पे बेसिस है, ना कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स पे। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, इसको आरएन भी लिख सकते हैं और उसको हम आर लिख सकते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं, इसमें जैसे कि हमने इक्विटीज में क्लासिफाई किए थे डिफरेंट उसमें सेगमेंट्स में, वैसे ही हमने यहाँ पे क्लासिफाइंग फिक्स्ड इनकम मैंडेट्स को दो तरह में उनको डिवाइड किया। एक होता है हमारा लायबिलिटी बेस्ड और एक होता है हमारा टोटल रिटर्न बेस्ड। अब टोटल रिटर्न जैसे कि उसमें मैंने बताया था, उसमें क्या होता है इक्विटी में कि टोटल रिटर्न क्या होता है, कैपिटल गेन एक पोर्शन है और एक है हमारा डिविडेंड वाला पोर्शन। जब भी हम इन दोनों को लेते हैं तब हमारा एक टोटल रिटर्न वाला पूरा फैक्टर बनता है। ठीक है, वैसे इसमें जब हम पूरा अपना कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस हमारा डिविडेंड वाली पोर्शन लेते हैं तो उसमें हमारा बनता है टोटल रिटर्न। अब बोल रहे हैं कि जो लायबिलिटी बेस्ड होती है, ठीक है, लायबिलिटी बेस्ड और टोटल रिटर्न ये दो तरह के दो में हम डिवाइड कर सकते हैं। इनकी सब डिविजन्स है हमारी कैश फ्लो मैचिंग। कैश फ्लो मैचिंग मतलब ये भी मैं बताऊंगी, ये पूरा अच्छे से डिस्कस हुआ है इसमें इस चैप्टर में, बट मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ। कैश फ्लो मैचिंग क्या होती है, जब हम जो भी हमारे जो मेरी जो इसमें जैसे मैंने बताया था लायबिलिटी बेस्ड, जो हमने एसेट एलोकेशन में पढ़ा है कि तीन तरह के अप्रोचेस होते हैं टू एसेट एलोकेशन। किसी ने अगर एसेट एलोकेशन नहीं पढ़ा है तो मैंने वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, प्लीज रेफर कर लेना विद प्रीवियस जो वीडियोस है मेरी, उसमें लायबिलिटी बेस्ड जो होता है हमारा लायबिलिटी बेस्ड एसेट एलोकेशन होता है, उसमें हम जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं ना उनको मैच करके पूरा हमारा जो लायबिलिटी होता है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर पोर्टफोलियो रिटर्न्स। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो कैश फ्लो मैचिंग है वो वही है, इनफ्लो और आउटफ्लो को मैच करते हैं। ड्यूरेशन मैचिंग इज योर टाइम मैचिंग। डेरिवेटिव्स आउटले और कंटिंजेंट इम्यूनाइजेशन, ये अभी इसमें एक जस्ट इसमें बताया कि ये हाइब्रिड होती है, ये दोनों हाइब्रिड होती है ऑफ दीज टू, इम्यूनाइजेशन प्लस योर ड्यूरेशन मैचिंग वाली जो चीज है इनकी एक हाइब्रिड एक होती है ये, बट इसमें अच्छे से डिस्कस नहीं किया, शायद आगे वाले जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें पूरा बताएंगे। तो इसमें बोल रहे टोटल रिटर्न में प्योर इंडेक्सिंग होती है जिसमें कि हम पूरा इंडेक्स जो होता है उसको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। इनहैंस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, और एक्टिव मैनेजमेंट तो सबको पता है कि जब हम अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं, एक हम एक्टिवली मैनेज स्ट्रेटेजीज को लेते हैं तो वो होता है। और ये जो इनहैंस्ड इंडेक्सिंग है ये जस्ट एक थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करा है, ये बीच का मतलब एक स्पेक्ट्रम अगर मैं लेके चलूं कि यहाँ पे पैसिव मैनेज है और ये एक्टिव मैनेज है तो ये बीच में आएगी इनहैंस्ड इंडेक्सिंग। लायबिलिटी बेस्ड मैंडेट्स में बोल रहे हैं कि आर इन्वेस्टमेंट्स दैट टेक एन इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स ऑब्लिगेशंस इनटू कंसीडरेशंस मैच और कवर एक्सपेक्टेड लायबिलिटी पेमेंट्स विद फ्यूचर प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लोज। इनको हम कैसे रेफर करते हैं, रेफर टू एज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट और लायबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ मैंडेट्स आर स्ट्रक्चर्ड इन अ वे टू इंश्योर अ लायबिलिटी और अ स्ट्रीम ऑफ लायबिलिटीज दैट कैन बी कवर्ड। जो मैंने बताया कि जो लायबिलिटी है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो मैचिंग वही है, ड्यूरेशन मैचिंग में बता चुकी हूँ। कंटिंजेंट इम्यूनाइजेशन इज अ हाइब्रिड अप्रोच जो भी कंबाइन करती है इम्यूनाइजेशन विद एक्टिव मैनेजमेंट अप्रोच को। ठीक है, अब जो ये टोटल रिटर्न मैंडेट्स की बात की है इसमें हमेशा इसका मेन फोकस यही है कि या तो ये इधर ट्रैक करेगी या आउट परफॉर्म करना चाहेगी एक फिक्स्ड इनकम मार्केट वेटेड फिक्स्ड इनकम बेंचमार्क को। इसका गोल क्या है, हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को अर्न करना। ठीक है, तो प्योर इंडेक्सिंग है ये यहाँ पे, फिर है बीच में इनहैंस इंडेक्सिंग और ये है हमारा एक्टिव मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको मैच करना बेंचमार्क को। इसमें है मॉडेस्ट आउट परफॉर्मेंस, हल्का मतलब बीच में है, ये एक्टिव और पैसिव के बीच में है। एक्टिव मैनेजमेंट तो हमें सबको पता है हायर आउट परफॉर्मेंस चाहिए, पोर्टफोलियो को जो वेट होगा वो सिमिलर टू बेंचमार्क होगा। इसमें हल्के फुल्के स्मॉलर डिविएशंस होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट डिविएशंस देखने को मिल जाएंगे। टारगेट रिस्क फैक्टर प्रोफाइल क्या होगा, एम्स टू मैच रिस्क फैक्टर्स एग्जैक्टली, रिस्क और रिटर्न सेम मैच करने की कोशिश करेंगे। इसके जो प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स आर क्लोजली मैच्ड, पर्टिकुलरली ड्यूरेशन मैच होगा। इसमें लार्ज रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि हमें अल्फा अर्न करना है तो हमें रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। टर्नओवर सिमिलर टू अंडरलाइन, स्लाइटली हायर देन, और ये तो कंसिडरेबली हायर। अब ये बात कर रहे थे, हमने बात की थी कि दो इसमें मैंडेट्स की बात की थी, दो क्लासिफिकेशन की बात की थी, बट इसमें एक थर्ड हमारा जो एंगल है वो है हमारा ईएसजी कंसिडरेशन, जो कि
अब फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि हम पॉजिटिव, हमने देखा है अभी प्रीवियस चैप्टर में पॉजिटिव स्क्रीनिंग, नेगेटिव स्क्रीनिंग, थीमेटिक स्क्रीनिंग, इम्पैक्ट स्क्रीनिंग, ठीक है, ईएसजी का। तो वैसे ही इसमें भी एक फिक्स्ड इनकम, उसमें भी यही सेम एंगल से हम देखेंगे कि जब भी हम जो ईएसजी की कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो अगर कोई ईएसजी जो हमारा क्लाइंट है वो उसका फोकस ईएसजी पे है, तो हम ऐसे कोई भी स्टॉक्स नहीं, जो स्टॉक्स बोल रहे सॉरी, कोई भी ऐसे बॉन्ड्स नहीं लेंगे या कोई भी ऐसे कंपनी के बॉन्ड्स पे नहीं इन्वेस्ट करेंगे जो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई ईएसजी कंसर्न उस पर आ सकता है, कोई इन्वायरमेंटली डैमेज कर रहा है कोई, अगर वो, ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ ऐसे फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ सकती है या फिर उसके कोई खिलाफ लॉ वगैरह बन सकता है, ठीक है, ये सब चीजें अगर आएगी तो वो हमारे इन्वेस्टिंग, हम ऐसे इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि वो जो बैंकक्रप्ट हो जाए या हमारे लॉसेज होए। तो इसमें सारी उसमें यही बताया, ठीक है। फिक्स इनकम पोर्टफोलियो मेजर्स, ये अब थोड़ा घिची पिच्ची सा है, बट इसमें ना मैंने पूरा बुक से ही लिया है, बट इसमें ना जो जो ये तो चलो ठीक है एक्सप्लेन, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस है वो ये सारे हैं जो अब मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी, ठीक है। इसका है कि हमारा पोर्टफोलियो मेजर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न क्या क्या होता है, हमारे पोर्टफोलियो ड्यूरेशन क्या होता है, इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स टू स्मॉल चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। जो सेंसिटिविटी है ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स, जब भी कैसे हमारा प्राइस चेंज होगा बॉन्ड का अगर हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड एज द वेटेड एवरेज ऑफ टाइम टू रिसीट ऑफ एग्रीगेट कैश फ्लोज। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन मार्केट वैल्यू गिवन अ चेंज इन द वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाईटीएम, ये हमने लेवल 1 और लेवल 2 में बहुत अच्छे से देखा है, लेवल 1 में पर्टिकुलरली। तो इसमें ये इसका फॉर्मूला गिवन है। कन्वेक्सिटी ऑफ अ बॉन्ड, कन्वेक्सिटी सबको पता है, कन्वेक्सिटी क्या होता है, जो ऐसे मूव करते हैं, बट ये कभी कभार आगे जैसे जाते जाते हैं तो वो यील्ड इन्वर्जन, ये सारी चीजें होती है, कन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड का ही पार्ट है। इसमें बोल रहे हैं कि अगर जो बॉन्ड्स है फॉर बॉन्ड्स विद शॉर्ट ऑप्शन पोजीशंस एम्बेडेड इन देयर स्ट्रक्चर सच एज कॉलेबल बॉन्ड्स हो गए, जो हमारे एमबीएस हो गए, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, या फिर पोर्टफोलियो विद शॉर्ट ऑप्शन पोजीशंस, कन्वेक्सिटी मे बी लार्ज, किन चीजों के लिए लार्ज होगी, जिनके भी शॉर्ट ऑप्शन पोजीशंस है या फिर कोई हमने शॉर्ट पोजीशंस ले रखी है तो उसकी वजह से हमारी कन्वेक्सिटी बहुत हाई होगी। पोर्टफोलियोज विद हायर कन्वेक्सिटीज आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर यील्ड्स टू मैच्योरिटी। वाईटीएम उनका बहुत कम होगा जिनकी भी कन्वेक्सिटी ज्यादा होगी, मतलब कन्वेक्सिटी ज्यादा, वाईटीएम कम, ठीक है। more valuable when yields to maturity are more volatile। कन्वेक्सिटी कब इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब हमारा वाईटीएम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। कन्वेक्सिटी कैन बी ऑल्टर्ड, हम इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग मेच्योरिटी और ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड्स इन द पोर्टफोलियो बाय एडिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटी। हम अलग अलग कन्वेक्सिटी के डिफरेंट बॉन्ड्स डाल सकते हैं, डिफरेंट मेच्योरिटी के बॉन्ड्स डाल सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, तो उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये है फिर हमारा इफेक्टिव ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड्स, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, फ्यूचर की कैश फ्लोज, जबकि वो कंटिंजेंट ऑन इंटरेस्ट रेट चेंजेस। ये इनके फॉर्मूले हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। स्प्रेड ड्यूरेशन क्या होता है, मेजर फॉर डिटरमाइनिंग अ पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन क्रेडिट स्प्रेड्स। क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होता है, क्रेडिट स्प्रेड्स वर्ड जो आया वो आया क्रेडिट रिस्क से, जितना ज्यादा क्रेडिट रिस्क उतना ज्यादा क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड इज बेसिकली अ प्रीमियम जो कि एक लेंडर और बोरोवर के बीच में जो लेंडर है वो चार्ज करता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, मेजर करता है इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द यील्ड स्प्रेड ऑन अ बॉन्ड्स प्राइस। इट प्रोवाइड्स अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन अ बॉन्ड्स प्राइस, अगर हमारा 1% डिक्रीज होता है हमारा क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। ड्यूरेशन टाइम स्प्रेड, डीटीएस क्या होता है, स्प्रेड चेंजेस अक्रॉस द क्रेडिट स्पेक्ट्रम टेंड टू अकर ऑन अ प्रोपोर्शनल परसेंटेज बेसिस रादर देन बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट बेसिस पॉइंट चेंजेस। इसमें ये क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज बेसिस पे चेंज होता है एज कंपेयर टू योर एब्सोल्यूट बेसिस। ड्यूरेशन टाइम स्प्रेड इज योर ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय योर स्प्रेड, ठीक है। पोर्टफोलियो डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन इज द वेटेड वेरिएंस, ठीक है। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच पेमेंट्स आर स्प्रेड आउट अराउंड द ड्यूरेशन। कन्वेक्सिटी इज अफेक्टेड बाय द डिस्पर्शन ऑफ कैश फ्लोज, जितना ज्यादा कैश फ्लोज डिस्पर्स होंगे वैसे वैसे हमारी कन्वेक्सिटी चेंज होगी। हायर कैश फ्लो डिस्पर्जन लीड्स टू इंक्रीज इन कन्वेक्सिटी, जैसे मैंने बताया कि जितना ज्यादा दूर दूर होंगे उतनी ज्यादा कन्वेक्सिटी इंक्रीज होगी। अब बोलते हैं कि कोरिलेशंस बिटवीन फिक्स्ड इनकम सेक्टर्स क्या होते हैं, कोरिलेशंस बिटवीन फिक्स्ड इनकम सेक्टर्स, कोरिलेशन बिटवीन फिक्स्ड इनकम सेक्टर्स विद इन अ मार्केट आर लाइकली टू बी हायर देन अक्रॉस मार्केट्स गिवन कंट्री स्पेसिफिक सेक्टर्स सच एज सेंट्रल बैंक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ठीक है। जो जितने भी कोरिलेशन होगा फिक्स्ड इनकम सेक्टर्स, जो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हो गए कोई ना कोई, उनमें कोरिलेशंस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है।
देन अक्रॉस मार्केट्स गिवन अ कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करूं तो उसमें कोरिलेशन कम होगी एज कंपेयर टू योर मार्केट्स, जिसमें कि एक सेक्टर्स है जो एक पर्टिकुलर मार्केट में है। इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज विद लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आर हाईली कोरिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट चेंजेस इन द सॉवरेन यील्ड। अगर मान लो कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसके जो गंदे बॉन्ड्स है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज ज्यादा अच्छे बॉन्ड्स नहीं होते, गंदे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कम है, हम जनरली जो गंदे बॉन्ड्स हैं उनको तो हम हाई यील्ड वालों से कंपेयर नहीं करेंगे, बट हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि एक तो डेवलप्ड इकोनॉमी के बॉन्ड्स है प्लस इनमें लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, तो दे आर हाईली कोरिलेटेड विद सॉवरेन यील्ड बॉन्ड्स जो अच्छे बॉन्ड्स है। Below investment grade securities are more affected are affected more by changes in spread than by changes in general interest rates and often exhibit stronger correlations with equity markets। जो भी below investment grade bonds, जिसको हम cheap bonds में बोलते हैं, वो ज्यादा कोरिलेटेड होता है इक्विटी मार्केट से। तो अगर मान लो हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे बॉन्ड्स है तो उनका कोरिलेशन हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि वो इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा लिंक होंगे, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट से तो कम चेंज होते हैं, क्रेडिट स्प्रेड से ज्यादा जल्दी उनको कोरिलेटेड ज्यादा है। कोरिलेशंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड स्प्रेड्स कैन ऑफन बी नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मतलब अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट स्प्रेड्स डिक्रीज हो सकते हैं। एज द कैसे वो मैं बता रही हूँ, एज द इकोनॉमी वर्सन्स, ठीक है, खराब होती है इकोनॉमी, जैसी क्राइसिस की सिचुएशन में आते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर जाते हैं एंड स्प्रेड्स वाइडन, ठीक है, एंड द रिवर्स अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इंप्रूव्स। यही जो मैंने बताया कि उल्टा उनका वो होता है, कैसे जब इकोनॉमी वर्सन होती है तो इंटरेस्ट रेट्स अगर फॉल या फिर इंक्रीज हो रहे तो वाइड जो स्प्रेड्स है वो क्या होंगे, वाइडन होंगे, इंक्रीज होंगे। कोरिलेशंस फॉर ग्लोबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स विल बी पार्टली ड्रिवन बाय चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स बट ऑल्सो बाय चेंजेस इन लोकल करेंसी एक्सचेंज रेट। जो अगर ग्लोबल बॉन्ड्स है वो तो नॉर्मल, इसमें ही बोल रहे हैं कि ग्लोबल बॉन्ड्स है तो इंटरेस्ट रेट होगा ही होगा, प्लस हमारा एक्सचेंज रेट से भी इफेक्ट करेंगे। यूजेस ऑफ पोर्टफोलियो मेजर्स, यूजेस ऑफ पोर्टफोलियो मेजर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या यूजेस होते हैं? पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इन टोटल रिटर्न मैंडेट्स, मैनेजिंग क्रेडिट एक्सपोजर यूजिंग स्प्रेड ड्यूरेशन, रिलेटिव वैल्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इन टोटल रिटर्न मैंडेट्स, टोटल रिटर्न मैंडेट्स मैंने बताया, टोटल रिटर्न मैंडेट्स जो होते हैं एक्टिवली मैनेज होते हैं एंड ऑफन यूज टॉप डाउन अप्रोच to establish the large risk factors in portfolio combined with bottom up approach of individual security selection, ठीक है। on the basis of expectation for changes in interest rates and the shape of the yield curve, portfolio managers can adjust the duration of a portfolio to reflect their view. Example, if a portfolio manager expects interest rates to rise and the yield curve to steepen, she would reduce the exposure of the portfolio to longer dated bonds relative to the benchmark, which would reduce the portfolio duration, ठीक है। मैनेजिंग क्रेडिट एक्सपोजर्स यूजिंग, ठीक है, मैनेजिंग क्रेडिट एक्सपोजर्स यूजिंग स्प्रेड ड्यूरेशन। अ पोर्टफोलियो मैनेजर एक्सपेक्टिंग क्रेडिट स्प्रेड्स टू नैरो, क्रेडिट स्प्रेड जो है वो कम होने लग रही है तो वो विश करेगा जो क्रेडिट ड्यूरेशन इंक्रीज होने नैरो जैसे जैसे कम होगी हमारी जो क्रेडिट स्प्रेड्स है वो क्या होगा, इंक्रीज द स्प्रेड ड्यूरेशन इन एन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो। Second way to increase portfolio credit risk exposure is to reduce the average credit rating of the portfolio. Reduce A-rated names and increase BB। ये बोल रहे कि गंदे जो A-rated bonds है, अच्छे bonds को हम replace कर देंगे, हम जैसे change कर सकते हैं, हम manage कर सकते हैं credit exposure using spread duration। Spread duration जो हमारा ये AA bonds होगा उसको हम BB bond, BBB bonds से replace कर सकते हैं। Relative value concept क्या है? Describes the selection of the most attractive individual securities to populate with using ranking and comparing। इसमें बोल रहे हैं relative value concept क्या होता है, इसमें हम बहुत सारे, जैसे relative value हमने इक्विटीज में देखा था कि बहुत सारे हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फंडामेंटल जो वेटिंग वाले उसमें देखा हमने ये कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो फंडामेंटल्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, उनको हम लिख लेंगे डिफरेंट इकोनॉमीज के, डिफरेंट स्टॉक्स के, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, रैंक करना चाहेंगे 0 से लेके 10 के बीच में उनको रैंक करेंगे, फिर उनका टोटल निकाल के उसके बाद हम उनको एक वैल्यू या ग्रोथ के उसके हिसाब से हम उनको बाइफोकेट करते हैं। वैसे ही रिलेटिव वैल्यू कंसेप्ट जो है वो भी क्या करते हैं, मोस्ट अट्रैक्टिव इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को एक सेलेक्ट करने का तरीका है, हम कैसे उसको मोस्ट अट्रैक्टिव इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को ले सकते हैं यूजिंग रैंकिंग एंड कंपेयरिंग। Ranking securities based on such considerations, valuation, issuer fundamentals, market technical conditions are carried out across sectors, issuers and individual securities।
देन एस्टैब्लिश, हम फिर एस्टैब्लिश क्या करते हैं, टाइम होराइजन, ठीक है। फिर हम सिलेक्शन करते हैं मोस्ट अट्रैक्टिव इंडिविजुअल सिक्योरिटी, ताकि हम ले सके टू पॉपुलेट द पोर्टफोलियो। विल अप्लाई रिलेटिव वैल्यू एनालिसिस टू कंपेयर एंड रैंक सिक्योरिटी, सेम वही है। और जो भी एफिशिएंट, अगर फ्रंटियर के कंटेक्स्ट में बात करें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क वुड ऑफर द बेस्ट रिलेटिव वैल्यू। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसकी, कंपेयर्ड विद इक्विटीज फिक्स्ड इनकम मार्केट्स आर जनरली लेस लिक्विड। हम सबको पता है कि जो बॉन्ड्स की मार्केट है वो जनरली इट इज लेस लिक्विड, ठीक है। फिक्स्ड इनकम मार्केट्स आर टिपिकली ओवर द काउंटर डीलर मार्केट्स। ओवर द काउंटर डीलर मार्केट्स होती है, जो उसमें सर्च कॉस्ट क्या होते हैं, हमें एक तो जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि कौन से हमारे कैसे कैसे हमारे सर्च कॉस्ट क्या होती है। हम अगर मेरी है, मतलब मैं मान लो कि वाईटीएम का मेरा जो एक पूरा डिमांड है वो है 8%, ठीक है, इतना तो मेरे को चाहिए। प्लस मैं अगर बोल दूं कि मेरे को इतने ड्यूरेशन, इतना टाइम के लिए चाहिए, मान लो कि 3 मंथ्स के लिए चाहिए, या और भी कुछ मेरा क्राइटेरिया होगा कि मेरे को AAA रेटेड बॉन्ड्स चाहिए, तो वो उसमें जो कॉस्ट लगेगी ढूंढने में उसको हम बोलते हैं सर्च कॉस्ट। और इन्वेस्टर्स में हैव टू ऑब्टेन कोट्स फ्रॉम वेरियस डीलर्स टू ऑब्टेन द मोस्ट एडवांटेज प्राइसिंग। अलग अलग डीलर्स के पास जाएंगे, जो अच्छा प्राइस कोट करेगा उनको हम ले लेंगे। Bond markets are ordinarily less transparent than equity markets. Liquidity, search cost, and price transparency are closely related to type of issuer and credit quality. Bonds of a highly credit worthy government issuer are more liquid, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होगी, लोअर सर्च कॉस्ट हो गए, और कॉर्पोरेट इशुअर्स का लोअर, वो उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड लिक्विडिटी इज हाईएस्ट इमीडिएटली आफ्टर इशुएंस। जैसे ही इशू करते हैं वैसे ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हाई होती है, क्योंकि हम सबको पता है जो डीलर्स होते हैं बहुत सारे, उनके पास ना एक बल्क आता है, ठीक है, जब इशू हो रहा है तो उनके पास ना उस टाइम पे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। उसके बाद वो क्या करेंगे, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा और गंदी सिक्योरिटीज है, अगर हमारे पास गंदे बॉन्ड्स है जो नहीं ज्यादा लोग उसको ट्रेड नहीं करे, तो पड़े रहेंगे डीलर्स की इन्वेंट्री में। तो उससे उसकी वजह से क्या होगा, जो डीलर होगा अगर कोई बाय या सेल करना चाहेगा तो वो एक अपना जो इन्वेंट्री का कॉस्ट है जो वो संभाल रहा है उसको, उसके बाद उसके ऊपर ना एक प्रीमियम चार्ज करेगा, अपना जो डीलर कॉस्ट है उसके ऊपर चार्ज करके उस कॉस्ट को लगाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि डीलर्स नॉर्मली हैव अ सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स इन इन्वेंट्री शुरू में, बट एज टाइम गोज बाय एंड बॉन्ड्स आर ट्रेडेड मेनी आर परचेज एंड बाय एंड होल्ड। तो उसको एक तो वो नहीं मिलेगी, जो सेलर्स है वो ही नहीं मिलेंगे जब बाय एंड होल्ड सिक्योरिटीज होगी। और लिक्विडिटी टिपिकली अफेक्ट्स बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। वाईटीएम को कैसे इफेक्ट करती है, अब ये द हायर वाईटीएम कंपनसेट्स इन्वेस्टर्स फॉर द कॉस्ट दे में इनकाउंटर, क्योंकि लिक्विड बॉन्ड्स है तो उसके लिए लिक्विडिटी प्रीमियम चार्ज होगा। These costs include opportunity cost associated with delays in finding trading counterparties as well as bid ask spread, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या क्या होगी, दो तरीके, एक तो डिले भी होगी क्योंकि इलिक्विड बॉन्ड्स है, प्लस जैसे कि हमारा बिड आस्क स्प्रेड है, ये रियल एस्टेट मार्केट में भी सेम यही प्रॉब्लम है। The magnitude of the liquidity premium normally varies depending on such factors such as issuer size और time to maturity. Liquidity among बॉन्ड सब सेक्टर्स में कैसी लिक्विडिटी है, ठीक है, कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं हम, बाय इशुअर टाइप, क्रेडिट क्वालिटी, इशुअर साइज, मैच्योरिटी। जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है उसमें क्या होगा, सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, सिक्योरिटाइज बॉन्ड्स है। और जो सॉवरेन बॉन्ड्स है वो टिपिकली आर मोर लिक्विड। जो अच्छी बॉन्ड्स ऑफ मार्केट्स विद हाई क्रेडिट क्वालिटी, उनमें क्या होगा, जितनी अच्छी उनकी, जितना ज्यादा लॉस कम होगा कि वो प्रिंसिपल दे पाएगी, अपना कूपन्स टाइम पे दे पाएगी, उतना ज्यादा वो लिक्विड होगी, आर मोर लिक्विड देन बॉन्ड्स ऑफ अ लोअर क्रेडिट क्वालिटी। कंट्रीज में भी सेम यही है। बॉन्ड्स ऑफ इनफ्रीक्वेंट, जो भी बॉन्ड्स है इनफ्रीक्वेंट इशुअर्स है, मान लो जो जैसे मैं अगर एक मेरी कंपनी है और मैं ज्यादा जल्दी इशू नहीं करती बॉन्ड्स, तो उसमें भी मेरी लेस लिक्विडिटी होगी एज कंपेयर टू एक पर्सन या एक फर्म जो ज्यादा अपने बॉन्ड्स निकाल रही है। स्मॉलर जो कम इशू के, मतलब उनको जैसे बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स में भी जैसे इक्विटी निकलती है कि इतने में उनको चाहिए होता है 100 करोड़ चाहिए मान लो, तो अगर स्मॉलर इशू के बॉन्ड निकल रहे हैं, उनको 10 लाख चाहिए या 10 लाख से बहुत कम हो गए, 1 करोड़ चाहिए, तो वो भी लिक्विडिटी क्या होगी, लेस होगी। उसमें भी जितना ज्यादा लार्जर इशू होगा उसमें लिक्विडिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। इफेक्ट्स ऑफ लिक्विडिटी ऑन फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं लिक्विडिटी के ऑन फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट है हमारा प्राइसिंग। प्राइसिंग पे कैसे इफेक्ट करता है लिक्विडिटी को, सोर्सेज फॉर प्राइसिंग ऑफ रीसेंट बॉन्ड ट्रांजैक्शंस आर नोट, जो हमारे सोर्सेज ऑफ प्राइसिंग है वो नहीं अवेलेबल होता, सबसे पहले तो है ना, नहीं अवेलेबल होता ना, बिकॉज मेनी बॉन्ड्स डू नॉट ट्रेड, एक तो मेनी बॉन्ड्स डू नॉट ट्रेड
ठीक है, एंड ट्रेड इनफ्रीक्वेंटली यूजिंग, ठीक है, यूजिंग रीसेंट ट्रांजैक्शन प्राइसेस। तो उससे क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा करंट वैल्यू इज नॉट प्रैक्टिकल। ये वही सेम रियल एस्टेट की बात है, जितना हमारे जो बॉन्ड्स अगर ट्रेड नहीं करेंगे और हम ट्रांजैक्शन प्राइसेस को लेंगे तो वो करंट वैल्यू तो रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। रिलायंस अगर हम कर रहे हैं ऑन लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस तो वो तो आउट ऑफ डेट होगा और जो could result in costly trading decisions. Determinants of corporate bond value including interest rates, credit spreads, liquidity premiums change frequently. इसमें एक सॉल्यूशन है, एक मैट्रिक्स प्राइसिंग। मैट्रिक्स प्राइसिंग क्या होती है, जिसमें मेक्स यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल लिक्विड बेंचमार्क यील्ड्स लेते हैं, जो बेंचमार्क होगा उसके यील्ड्स लेते हैं, ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड ड्यूरेशन एज वेल एज बेंचमार्क स्प्रेड्स भी लेंगे विद कंपेरेबल टाइम टू मैच्योरिटी, क्रेडिट क्वालिटी सब मैच करते हुए फिर हम एस्टिमेट करेंगे। एक बेंचमार्क से हम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे सिमिलर टू योर रियल एस्टेट। अब इसमें बात करें जो सेकंड इशू क्या है हमारा, सेकंड हमारा इफेक्ट क्या है पोर्टफोलियो का लिक्विडिटी पे, वो है हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अब देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन यील्ड टू मैच्योरिटी एंड लिक्विडिटी। अगर हमें लिक्विडिटी चाहिए होगी, हमें जल्दी उसको लिक्विड करना है उस बॉन्ड को, तो हमें इंटरेस्ट रेट्स कम मिलेंगे। अगर हम ज्यादा उसको हेल्ड टिल मैच्योरिटी तो हमें उतना ही ज्यादा वाईटीएम या इंटरेस्ट रेट्स मिलेगा। इलिक्विड बॉन्ड्स में क्या होगा, टिपिकली उनको हायर, जो मैं बता रही हूँ जितना ज्यादा इलिक्विड होगा बॉन्ड्स उतना ज्यादा हायर वाईटीएम मिलेगा। इन्वेस्टर्स हु प्रेफर ग्रेटर लिक्विडिटी, तो उनको जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो उनको रिटर्न जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, illiquid bonds will not have quotes, particularly bid quotes from any dealer. bid quotes होंगे ही नहीं, because bond dealers must finance their inventories. तो डीलर्स क्या करेंगे, इनका कॉस्ट, उनको कॉस्ट जो मैंने वही बताया, तो इसकी वजह से वो एक स्प्रेड, एक और उनका भी जो स्प्रेड है वो भी एक कॉस्ट इंक्लूड करके उसको बताएंगे। बिड आर स्प्रेड्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर जनरली लोअर देन स्प्रेड्स इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कन्वेंशनल जो प्लेन वनीला कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर नॉर्मली हैव लोअर स्प्रेड्स देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विद जिनके भी कॉम्प्लेक्स फीचर्स है एज कम्पेयर टू, अगर हम प्लेन वनीला कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो उसमें स्प्रेड्स कम है एज कम्पेयर टू कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड्स, जिसमें भी एम्बेडेड ऑप्शंस है। बॉन्ड्स ऑफ लार्ज हाई क्रेडिट क्वालिटी कॉर्पोरेशंस दैट हैव मेनी आउटस्टैंडिंग बॉन्ड इश्यूज आर मोर लिक्विड। ये सेम वही बात रिपीट कर रहे हैं। इलिक्विडिटी डायरेक्टली इंक्रीजेस बिड आर स्प्रेड्स व्हिच इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। जितना ज्यादा इलिक्विड होगी बिड आर स्प्रेड्स भी उतना ही दूर दूर होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इंक्रीज हो जाएगा। टू मिटिगेट ट्रेडिंग कॉस्ट इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन प्राइमरी और न्यू इशू में वो कर सकते हैं। इसमें थर्ड है ऑल्टरनेटिव्स टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम कैसे, या तो हम डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें या फिर हम तीन हमारे ऑप्शंस है। ठीक है, हम किस किस में कर सकते हैं, एक तो हम ईटीएफ्स में एंड बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स या ओटीसी डेरिवेटिव्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएफ्स सबको पता है, ईटीएफ्स क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है तो इसमें क्या है, जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स है इसमें क्या होता है, न्यू शेयर्स जो रिडीम या फिर इशू किए जाते हैं वो एनएवी इज योर नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे किए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो डेली मतलब उनकी जो वैल्यू होगी ना वो कैसे डिटरमाइन होती है, एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे में वो जितना भी उसका वैल्यू उसमें हम रिडीम या फिर उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं अपनी होल्डिंग्स एट एनएवी रादर देन सेल करेंगे हम इलिक्विड पोजीशन। प्लस उसमें क्या होगा, एक अगर म्यूचुअल फंड है उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि हम एक बड़े से पूल में बहुत हमारे पास पैसा है तो हम अलग अलग अपने मैच्योरिटीज में अपने अलग अलग क्रेडिट क्वालिटी, अलग अलग क्रेडिट इशू साइज के हिसाब से हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, इसमें आप बात करें एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स इज योर एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज पर जो भी डेरिवेटिव्स ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि वो क्या होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड होंगे फ्यूचर्स की तरह, डॉक्यूमेंट ये सारे उनके ऑर्गेनाइज्ड एक एक्सचेंज, एक क्लियरिंग हाउस होगा प्रॉपर। ठीक है, इंक्लूड इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट्स एंड ऑप्शंस फॉर इंटरेस्ट रेट रिलेटेड ईटीएफ्स। अब ओटीसी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड और एक है ओवर द, जिसमें ओवर द काउंटर जिसमें कि इंक्लूड किए जा रहे हैं हमारे इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स, इन्फ्लेशन स्वॉप्स, टोटल रिटर्न स्वॉप्स और क्रेडिट स्वॉप्स। टोटल रिटर्न स्वॉप्स में क्या होता है, जो टोटल, ये पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर एक अंडरलाइन जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें रिटर्न्स आ रहे तो टोटल रिटर्न जो पेयर है वो क्या करेगा, वो क्या पे करेगा, कैश फ्लो, जो इंडेक्स की कैश फ्लो प्लस एप्रिसिएशन। ठीक है, वो अगर इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है प्राइस में प्लस जो उसके रिटर्न्स आ रहे हैं वो एक रिसीवर को देगा। रिसीवर उसके बदले में क्या देगा, एक रेफरेंस रेट होता है प्लस एक स्प्रेड प्लस इंडेक्स डिप्रिसिएशन और डिफॉल्ट लॉसेस, ये सब चीजें प्रोवाइड करेगा। टोटल रिटर्न स्वैप जो है एक कॉमन ओवर द काउंटर पोर्टफोलियो डेरिवेटिव स्ट्रेटजी है, वो कंबाइन करती है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और क्रेडिट डेरिवेटिव्स को। एडवांटेज क्या है, स्मॉलर इनिशियल कैश आउटले, थोड़ा सा ही ज्यादा, पूरा मतलब पूरा फिजिकली
फिजिकली सेटल नहीं हो रहा, बस उसका क्या हो रहा है, वो नॉर्मल जो नोशनल अमाउंट है या फिर एक जैसे मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेवरेज प्रोवाइड हो रहा है, तो वैसे ही एक लोअर उसका बिड ऑफर स्प्रेड्स भी बहुत थोड़ा है। ठीक है, अब इसमें मैं अगर बात करूं कि मॉडल फॉर फिक्स्ड इनकम रिटर्न, जैसे हमने डीकॉम्पोजिशन किया था अपना जो इक्विटी पोर्टफोलियो, इक्विटी उसमें इक्विटी के पोर्शन में, वैसे ही हम डीकॉम्पोजिशन करेंगे इसका फिक्स्ड इनकम का। डीकम्पोजिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होगा, ये सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज शुड बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रादर देन जस्ट यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, वो इवैल्यूएट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रादर देन यील्ड टू मैच्योरिटी। जो बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी है वो इनकम्प्लीट मेजर है ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये हमने लेवल 1 और लेवल 2 में देखा है कि जो YTM है इट इज नॉट इक्वल टू योर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम डीकम्पोज करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि इन सब चीजों का क्या हमारा इफेक्ट है, कैसे हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं एक बॉन्ड की। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसके अभी मैं समझाऊंगी कि ये सारे कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब इसमें बात कर रहे हैं, अभी इसमें ना एक जस्ट इसमें एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें पूरे फॉर्मूले है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हम सबको याद करने पड़ेंगे। कूपन इनकम क्या होती है, जो भी कूपन पेमेंट्स हमें मिलती है। रोल डाउन रिटर्न क्या होती है, जैसे एक हमारी 1 मंथ का मैंने बॉन्ड ले रखा था, बट मेरे को ना 3 मंथ का था, तो 3 मंथ का मेरे को बॉन्ड नहीं मिला, तो मेरे को क्या हुआ कि इसमें ना एक महीने के मैंने बॉन्ड्स उठाए, तो जब ये यहाँ पर ये वाला टाइम आ गया ना, 30 डेज पूरे हो गए, अब मेरे को इसी बॉन्ड को रोल करना है इसको अगले अपने सेकेंड मंथ के लिए। तो मैं क्या करूंगी, इस वाले ही बॉन्ड को मैं रोल कर दूंगी, तो इसमें मेरे को रिटर्न जो भी मिलेगा उसको मैं बोलती हूँ रोल डाउन या फिर कैरी रिटर्न। ठीक है, जैसे जैसे एज टाइम पासेस अ बॉन्ड्स प्राइस टिपिकली मूव्स क्लोजर टू पार। जैसे जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बॉन्ड है, जैसे जैसे टाइम पास आने लग जाता है ना, वो पार वैल्यू के इक्वल होने लग जाएगा। अगर वो डिस्काउंट पे है तो वो डिस्काउंट पे है, तो मतलब वो उस पर कैपिटल गेन्स होंगे, अगर वो प्रीमियम पे है तो उस पर कैपिटल लॉसेज होंगे। ठीक है, तो इसको जब हम कूपन इनकम और हमारे रोल डाउन रिटर्न को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तब हमें एक चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग यील्ड। थर्ड है हमारा, ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, डीकॉम्पोजिशन कूपन इनकम, फिर है हमारा रोल डाउन रिटर्न, थर्ड है हमारा व्यूज ऑफ बेंचमार्क यील्ड्स। व्यूज ऑफ बेंचमार्क यील्ड्स क्या, जो बेंचमार्क है उसकी जो रिटर्न्स है उस पे हमारे कैसे व्यूज है, उसी के हिसाब से हमारा डीकम्पोज होगा, हम कैसे अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन YTM एंड यील्ड्स वॉलेटिलिटी ओवर द इन्वेस्टमेंट होराइजन। ठीक है, वो एक्सपेक्टेड अगर चेंज 0 है तो मतलब जो हमारी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेड यील्ड कर्व्स है और यील्ड वॉलेटिलिटी है वो रिमेन अनचेंज्ड है। ठीक है, फॉर बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शंस ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी चेंज हो जाएगी इफेक्टिव ड्यूरेशन और इफेक्टिव कन्वेक्सिटी में, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा व्यूज टू यील्ड स्प्रेड्स। यील्ड स्प्रेड्स वही जो मैंने बताया, क्रेडिट जितना ज्यादा मेरी क्रेडिट रेटिंग चेंज होंगी उतना ज्यादा मेरी यील्ड भी चेंज होगी। रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन द मार्केट क्रेडिट स्प्रेड्स ओवर द इन्वेस्टमेंट होराइजन। जैसे जैसे इकोनॉमिक और क्रेडिट कंडीशंस आर इंप्रूविंग, स्प्रेड्स आर टिपिकली जो है वो टाइटन होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग YTM। जितना ज्यादा स्प्रेड्स रिड्यूस होगा उतना ज्यादा YTM हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, deteriorating conditions would conversely result in higher YTM. YTM is basically मैं बताती हूँ YTM क्यों कम हुआ है, इसमें स्प्रेड्स कम हुआ है। YTM क्या है, हमारा एक इंटरेस्ट ही तो है, YTM के ऊपर क्या इंटरेस्ट लगेगा अगर हमारे स्प्रेड्स इंक्रीज हो जाएंगे, ये एक रिटर्न है R। इसमें जब हम ऐड कर देंगे एक डिफॉल्ट रिस्क वाला जो अपना प्रीमियम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, YTM तो इंक्रीज हो जाएगा जब हम कोई चीज ऐड कर देंगे। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि ये वाली चीज मैं डिक्रीज कर रही हूँ, क्योंकि शायद ही विजिबल नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि जब मैं ये बोल रही हूँ कि वाला जो टर्म है मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रही, तो इससे क्या होगा, मेरा YTM कम ही तो होगा, स्प्रेड जो है कम हो रहा है, हमारे स्प्रेड कम होना मतलब जो क्रेडिट रिस्क है वो हमारा डिक्रीज होना। क्रेडिट माइग्रेशन क्या होती है, जैसे जैसे हमारी जो क्रेडिट ए, अगर कोई A रेटेड बॉन्ड था वो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, बट क्रेडिट माइग्रेशन क्या है, A से लेके वो B पे चला गया, वो अच्छे बॉन्ड से गंदे बॉन्ड पे चला गया, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट माइग्रेशन। हायर क्रेडिट जो हायर क्वालिटी क्रेडिट्स जो होंगे, हायर क्वालिटी क्रेडिट्स टेंड टू हैव लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, तभी उनको अच्छी खासी क्रेडिट क्वालिटी दे रखी है, बट कैन एक्सपीरियंस चेंजेस इन बॉन्ड प्राइस ड्यू टू एंटिसिपेटेड और एक्चुअल माइग्रेशन। इन्वेस्टर्स फेस प्राइस डिक्लाइंस ऑन नॉन डिफॉल्ट बॉन्ड्स इफ स्प्रेड्स वाइडन। लास्ट पॉइंट है हमारा व्यूज ऑन करेंसी वैल्यू चेंजेस। इसमें बोल रहे हैं अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स चेंज हो सकता है,
तो उससे क्या होगा, दैट कैन बी लॉक्ड इन ओवर इन्वेस्टमेंट होराइजन यूजिंग करेंसी फॉरवर्ड्स। ठीक है, ये पूरा अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसको तो हमें याद ही करना पड़ेगा जैसे भी एज इट इज गिवन है। एस्टिमेशन ऑफ इनपुट्स की बात करें तो इसमें इजीएस्ट कंपोनेंट जो है एस्टिमेट करने के लिए वो है कूपन इनकम। मोस्ट अनसर्टेन अगर किसी चीज की बात करूं तो वो है व्यूज, किसी भी इन्वेस्टर के व्यूज निकालना टूवर्ड्स योर बेंचमार्क, टूवर्ड्स योर यील्ड स्प्रेड्स, टूवर्ड्स योर करेंसी मूवमेंट्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट। किसी का भी व्यू कि वो क्या समझ रहे हैं वो सब्जेक्टिव होता है, इसलिए वो उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो हम उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, प्योरली क्वालिटेटिव है, सब्जेक्टिव है वो, क्वांटिटेटिव मॉडल्स के थ्रू, सर्वेस के थ्रू हम करते हैं, या फिर हम मिक्सचर ऑफ टू। अब इसका लिमिटेशन क्या है, जो टोटल रिटर्न डीकॉम्पोजिशन इज जस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन अप्रोक्सीमेशन, ये एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देगी क्योंकि वो डिफरेंट बहुत सारी चीजों और भी फैक्टर्स पे डिटरमाइन होती है। जो मॉडल है वो इम्प्लिसिटली अज्यूम कर रहा है कि जो इंटरमीडिएट कैश फ्लोज है, जो कूपन पेमेंट्स है, आर री इन्वेस्टेड एट YTM, बट उससे वो डिफरेंट कूपन री इन्वेस्टमेंट रेट्स जो है फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स, वो भी हो सकता है। हम किसी और YTM किसी और चीज में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम YTM में ही थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे, उसी रेट पे थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे। जो मॉडल है वो इग्नोर करिए अदर फैक्टर्स सच एज लोकल रिचनेस और चीपनेस इफेक्ट्स एंड पोटेंशियल फाइनेंसिंग एडवांटेजेस। लोकल चीपनेस और रिचनेस क्या होती है, आर डिविएशंस ऑफ इंडिविजुअल मैच्योरिटी सेगमेंट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग अ कर्व एस्टिमेशन टेक्निक्स। वो एक स्मूथ रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि वो एक तो ये जो लोकल चीपनेस और रिचनेस वाला फैक्टर है ये इसका बहुत ही नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर रहे अपने रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न डिकॉम्पोजिशन के पार्ट में। ठीक है, रेपो मार्केट हम सबको पता है एक शॉर्ट टर्म, जो हम सिर्फ एक दिन के लिए किसी चीज को उधारी देते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो हम बोलते हैं रेपो रेट। अगर हम दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ओवरनाइट जब हम बाय और सेल करते हैं, ठीक है, उसमें जब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन मोस्ट केसेस लोकल रिचनेस और इफेक्ट्स बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए वो इंक्लूड नहीं किए गए। With this we have completed our task for day 35। मिलते हैं हम अपने डे में, ताकि हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकें। और स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी लर्निंग। ठीक है, कीप लर्निंग। किसी को भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।